आज हम राजस्थान के गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेड़म से बातचीत कर रहे हैं। जयपुर पल्स न्यूज़ की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जवाहर सिंह जी, आपने जो सार्वजनिक जीवन की यात्रा शुरू की, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जयपुर पल्स जो यूट्यूब चैनल है उसको और माननीय बत्रा जी आपको धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपना मंच उपलब्ध कराकर अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने का जो मौका दिया उसके लिए विशेष आभार। जहाँ तक मेरे सार्वजनिक जीवन की शुरुआत है, ये मुझे विरासत में मिला है। मेरे बाबा साहब और मेरे परिवार के अन्य लोग राजनीतिक क्षेत्र में रह करके जनता की सेवा करते रहे। मैं जब पृष्ठभूमि में जाता हूँ तो जब पहला ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ तो मेरे बड़े बाबा साहब स्वर्गीय किशन सिंह जी ने वो पंचायत का चुनाव लड़ा। और वो पंचायत का चुनाव आप देखिए, उस समय थानों पे भी जीप नहीं हुआ करती थी। उनके एक मित्र थे लखानी सेठ दिल्ली के, उनका डीग में आपने देखा होगा जो धाऊ बाग है आजकल, वो बाग उनके पास हुआ करता था। उनसे उनकी मित्रता थी और मित्रता के कारण उस समय उन्होंने जीप से चुनाव लड़ा। दूसरी बार वो सरपंच बने, जो पड़ोस की नगोई ग्राम पंचायत है उससे सरपंच बने और लंबे समय तक वहाँ सरपंच रहे। मेरे बाबा साहब स्वर्गीय धर्मत सिंह जी न्याय पंचायत के चेयरमैन रहे और लगातार समाज सेवा में रह करके उन्होंने जनता की सेवा की। मेरी परवरिश भी उन्हीं की छाया में हुई है और जब लगातार उनके साथ रह करके सामाजिक जीवन में पार्टिसिपेट किया, हम गए, तो मेरे मन में भी भाव आया कि हमको भी दीन दुखी वंचित के साथ खड़े होकर के उनकी सेवा करनी चाहिए। आप देखेंगे कि 1980 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, 1980 के लोकसभा के चुनाव में हम लोग पैदल घूमे आसपास के गाँव में। 1980 में मैं 8वीं कक्षा का स्टूडेंट था। पैदल घूम करके लोगों को जागृत करने का काम किया, मतदान के प्रति जागृत करने का काम किया और लगातार अनवरत रूप से चलते रहे। और जब 1990 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो आज हमारे बीच में नहीं है स्वर्गीय मान सिंह जी धावाई साहब, वो निर्दलीय चुनाव लड़े डीग विधानसभा से। उससे पहले वो 1977 में भी लड़ चुके थे। 77 का सिर्फ मुझे इतना ध्यान है, लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जाते थे और राजा मानसिंह का और उनका चुनाव था, वो चुनाव लड़े, इतना ही ध्यान था। लेकिन 1990 के उनके चुनाव में मैंने उनका चुनाव का कार्य संभाला। मैं बैठा और निर्दलीय चुनाव लड़े, टक्कर हुई उनकी और अरुण सिंह जी की, चुनाव वो हार गए। लगातार फिर मेरे मन में यही रहा कि हम अपनी अध्ययन के साथ साथ राजनीति में रह करके लोगों की सेवा करें। उसके बाद लगातार राजनीतिक संगठनों में विभिन्न पदों पर रह करके काम किया और 1995 में जब पंचायत राज का चुनाव हुआ नई व्यवस्था के तहत, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, तो मैं बेड़म और ककड़ा एक पंचायत समिति का क्षेत्र है जो मेरी जन्मभूमि है, ग्राम बेड़म, वहाँ से मैं पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, मैं जीता। पहला चुनाव 1995 में। मैंने 1995 में पहला चुनाव लड़ा। 1995 में पंचायत समिति का मैं सदस्य बना। यूँ तो मेरे पिताजी भी उप सरपंच रहे हैं लगातार वहाँ, मैंने बाबा साहब के बारे में बताया ही। और 1995 में जब मैं चुनाव जीत गया, उस समय तक मैंने वकालत की अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। मैं डीग में हमारे श्रद्धेय समय सिंह जी के बस्ते पे बैठ के मैं वकालत करता था। और 1995 में जब चुनाव जीत गया, प्रधान का चुनाव हुआ, उस समय भी पैसे का खेल चलता था कुछ, लेकिन चूँकि मैं चुनाव जीता और मैंने पहली पायदान पे जब पैर रखा तो मैंने सोचा
कि हम निष्पक्ष रूप से बिना किसी लोभ लालच के मतदान करेंगे। और हमने जिनको मतदान किया, सोनिया सिंह वहाँ प्रधान बनी, आदरणीय यदुवीर सिंह जी उसके बाद प्रधान रहे। 5 वर्ष तक लगातार मैंने काम किया और उसी समय आया कि मैं डीग से चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का। मन में आया कि विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। मैंने गांव-गांव संपर्क करना शुरू कर दिया और 1998 में मैंने टिकट की भी मांग करी। टिकट की जब मांग करी, मैंने भारतीय जनता पार्टी से मांग करी 1998 में। प्रयास किए, आदरणीय रघुवीर सिंह जी कौशल साहब उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, यहाँ जालूपुरा में उनका आवास था। आए, टिकट मुझे नहीं मिला। उस समय कृष्ण के कौन दीपा जी को टिकट दे दिया। अरुण सिंह जी का उनका जो चुनाव हुआ रिजल्ट आपके सामने है। फिर मैं काम करता रहा और 2000 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा। लोगों ने मेरे काम को सराहा और जिला परिषद का सदस्य मुझे चुन दिया। फिर मैं लगातार काम करता रहा लोगों के बीच में। 2003 में मैंने डीग से प्रयास किया और डीग से प्रयास किया तो जनता के बीच में काम करता रहा। 2003 के बाद परसिमन हो गया, नगर विधानसभा में इलाका चला गया और लोग। फिर मैंने नगर से प्रयास शुरू किया। नगर में 2008 में करीब करीब मुझे सिंगल हो गया था कि आपको नगर से चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से। उस समय मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी थी। दुर्भाग्य था, सब कुछ तैयारी होने के बावजूद टिकट नहीं मिला और मैं चुनाव नहीं लड़ा। फिर मैं संगठन में काम करता रहा। संगठन में मुझे प्रदेश कार्य समिति से लेकर के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य तक बनाया गया, किसान मोर्चे का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। 2013 में फिर चुनाव हुआ। मैंने लगातार प्रयास किया लेकिन 2013 में फिर मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन पार्टी नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी की 2013 में फिर माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी। उन्होंने उस समय कहा कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ा पाए, विधायक आप पार्टी के लिए काम करते। तो मुझे 2018 में डांग विकास बोर्ड का चेयरमैन बना करके राज्य मंत्री का दर्जा दिया। 300 करोड़ रुपए का प्रावधान होता है डांग विकास बोर्ड में। रूरल डेवलपमेंट, जो पिछड़े क्षेत्र है, चंबल का जो प्रभावित इलाका है, 8 जिले उसमें आते हैं। मैंने जितने समय भी रहा, मैंने पूरी तल्लीनता से काम किया और जगह जगह जाकर के सभा, सम्मेलन, निर्माण कार्य, धरातल पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके सरकार की योजनाओं को लागू करवाने के लिए प्रयास किए। पार्टी ने मुझे फिर कहा, मैंने कहा नगर से चुनाव लड़ा दीजिए, लेकिन पार्टी ने निर्णय किया कि आपको कामा से चुनाव लड़ना है। कामा में पार्टी संगठन की हैसियत से मेरी परिचय था, लेकिन चुनाव की दृष्टि से आम व्यक्ति में मेरा परिचय नहीं था। भाई चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वहाँ की जनता को। उन्होंने 71,000 प्लस मुझे वोट दिए। पहली बार चुनाव लड़ा, 71,000 से ज़्यादा मुझे वोट मिले और मैंने उसी दिन ठान लिया था कि चुनाव हारा जीत जो भी कुछ भी हो, कामा की जनता ने मुझे इतना सम्मान दिया है तो मैं निश्चित रूप से इनकी सेवा करूंगा। संकल्प लेकर के मैं उनके सेवा में उतरा और 5 साल तक कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, उनके जो गलत कार्य थे, उनको उजागर करके जनता के बीच में लेकर के आया और पार्टी ने फिर तय किया कि भाई आप कामा से नहीं, अब नगर से चुनाव लड़ोगे। मेरी मन की इच्छा भी थी और हाँ, पार्टी ने मेरे ऊपर आशीर्वाद किया और मैं यहाँ से चुनाव लड़ा। आप देखेंगे, मैं जब नगर से चुनाव लड़ा तो माननीय भजन लाल जी का मेरा टिकट पहले ही क्लियर हो गया था। आज के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी, उनका मेरे पास फोन गया कि पार्टी ने, चूंकि ये महामंत्री थे, कि पार्टी ने तेरे मन की इच्छा पूरी की है। बार बार तू कहता है कि भाई मैं नगर से चुनाव लड़ा, अब कोई कमी रह गई तो पीछे मत कहना कुछ। तो मैंने उसी समय इनको विश्वास दिलाया था मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। ये आत्मविश्वास जनता के ऊपर था। नगर की जनता ने भी मुझे पलक पावड़े बिछा करके मुझे गोदी में ले लिया
जो सम्मान किया, जो स्वागत किया, जितनी ताकत से मुझे वोटिंग किया, अपना उम्मीदवार बना दिया। जनता खुद चुनाव लड़ी सर, मैं कौन था चुनाव लड़ने वाला, जनता खुद चुनाव लड़ी और मैं चुनाव जीत करके आया। भजनलाल जी का और मेरा सहयोग है कि एक दिन इनको यहाँ से सांगानेर से टिकट मिल गया, तो एक दिन मैं गिरिराज गोवर्धन जी बीच चुनाव में चला गया कि एक दिन दर्शन करके आता हूँ, क्योंकि हमारे आराध्य हैं और मेरा पूर्ण विश्वास है। कोई टेलीफोन नहीं था, कोई सूचना नहीं थी, मैं दर्शन करने गया तो श्रीनाथ जी के प्रांगण में भजनलाल जी खड़े मिले मुझे। मैंने कहा साहब आप सांगानेर से चुनाव प्रचार छोड़ कर गए हैं? तो उन्होंने कहा मेरा मन था कि मैं श्रीनाथ जी के दर्शन करूं। तो मेरा तो 15 किलोमीटर पड़ता है, आप वहाँ से 200 किलोमीटर से आए, कि जब तक मैं इनके दर्शन नहीं कर लेता मेरा मन भरता नहीं। तो संयोग बस दोनों मिले हम। मुझे लगता है कि आपको मंत्री पद में शामिल करना। अब देखिए पार्टी का निर्णय, आप देखिए माननीय भजनलाल जी युवा मोर्चे के जब जिलाध्यक्ष थे भरतपुर में, तो मैं इनका उपाध्यक्ष था युवा मोर्चे में। फिर ये पार्टी के जिलाध्यक्ष बने तो मैं इनका जिले का उपाध्यक्ष था पार्टी का। फिर आदरणीय भजनलाल जी प्रदेश में उपाध्यक्ष बने तो मैं किसान मोर्चे का प्रदेश का उपाध्यक्ष था। फिर आदरणीय भजनलाल जी प्रदेश के महामंत्री बने, मैं राष्ट्रीय परिषद का मेंबर था। फिर आदरणीय भजनलाल जी फिर महामंत्री बने तो मैं किसान मोर्चे की राष्ट्रीय परिषद का मेंबर। संयोग है, ईश्वर कृपा है, स्वभाव उनका अच्छा है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रह करके काम करते हैं। और हमको 28 साल 30 साल लगभग हो गए लगातार साथ रह करके राजनीति में आगे बढ़े हैं। ये सही है, वो भी संगठननिष्ठ है, मैं भी संगठननिष्ठ हूँ। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि हमेशा रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब हमें काम सौंपा, उन्होंने कहा कि भाई आप उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी बनेंगे, वहाँ काम करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के 2 जो उनके प्रांत हैं उनमें रह करके मैंने काम किया। राजस्थान में जिन जिलों का मुझे प्रभारी बनाया वहाँ रह के काम किया। किसान मोर्चे में रहा तो अलवर का प्रभारी बनाया, करौली का प्रभारी बनाया, सवाई माधोपुर का बनाया। जाता था रोजाना, परिवार भी कहता था कि आप तो बाबा जी की तरह काम करते हो, परिवार की ओर ध्यान ही नहीं है। तो मैंने यही कहा, मेरा उद्देश्य है, मेरा एम है कि एक बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंचकर जनता की सेवा शुश्रूषा कर सकूं, ये मेरा उद्देश्य है। परिवार के प्रति भी समर्पण है और पार्टी के प्रति भी समर्पण है। आपने जैसे बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी पहली बार चुनाव लड़े और जीते और पहली बार मुख्यमंत्री बने, और आपका उनके साथ लगातार रही थे। जब मंत्री परिषद की बात आई तो भरतपुर जिले से और भी प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि निर्वाचित थे जो भाजपा से थे, लेकिन उन्होंने आपको ही तरजीह दी, इसलिए कि आपका जो पुराना साथ था वो कारण रहा। देखिए ये जो निर्णय है, मैं मानता हूँ कि पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं। सभी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के चुन करके आते हैं वो सभी सम्माननीय हैं, सभी काबिल हैं, और लेकिन मंत्री परिषद की सीमाएं हैं, कुछ संख्या रहती है, कुछ क्षेत्रीय संतुलन होते हैं, कुछ वर्ग के संतुलन होते हैं। जैसे ओबीसी के 27 मंत्री देश में भारत सरकार में माननीय मोदी जी ने बनाए, तो यहाँ का एक संतुलन बिठाने की बात होती है। माननीय भजनलाल जी की सहृदयता मेरे प्रति हमेशा रहती है, वो तो ठीक है, लेकिन मंत्री परिषद का जो निर्णय है ये सामूहिक निर्णय राष्ट्रीय और प्रदेश का नेतृत्व बैठ के करता है। वो किसी और का कर देते तब भी हम प्रसन्न रहते। आज मेरा कर दिया है तो मैं जिम्मेदारी का निर्वहन करके जो पार्टी और सरकार जो नीति तय करती है उसको लागू कराने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। आपको जैसे मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के साथ आपको जोड़ा राज्य मंत्री, लेकिन उसके साथ साथ आपको गौपालन पशुपालन मत्स्य ये भी एक मौका दिया आपको, इसका क्या? देखिए निश्चित रूप से मेरी रुचि रही है गौरक्षा में पहले से ही, तो पार्टी ने सोचा होगा भाई गौपालन विभाग इनको दे दे। पशुपालक कौम के हम लोग हैं, किसान परिवार के हैं, तो उनका पार्टी का मन रहा होगा भाई इसको भी हम इनको दे दें। मत्स्य पालन भी मुझे दिया है। और बड़ी बात यह है कि 2 डिपार्टमेंट वो हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके कैबिनेट हैं और मैं उनका राज्य मंत्री हूँ, तो निश्चित रूप से बखूबी में रहकर उन विभागों में और अच्छा क्या किया जा सकता है
जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, वो सारे काम करते हैं और समय समय पर पार्टी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन लेकर के उसको अप्लाई करने का काम करते हैं। कोई नई योजना इसमें, क्योंकि भरतपुर जिले से भी देखिए पशुपालन और गौपालन और इसके साथ साथ खेती किसानी, ये सारा इन सबका तालमेल कैसे आप बनाना चाहेंगे? देखिए, ये एक दूसरे के सब पूरक हैं। जो कृषक है वो पशुपालक भी है, और भूमिहीन कृषक भी है तो वो भी पशुपालक है, बांटे पे करता है। इन सबके विकास के लिए राजस्थान की सरकार एक बेहतर योजना लाने वाली है। मैंने ये भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे पास पशुपालन की एक यूनिवर्सिटी बीकानेर में, पिछली कोई एक यूनिवर्सिटी और खोलने की बात कही जिसमें VC तक नियुक्त नहीं हुए। तो मेरा मानना है कि उत्तरी पूर्वी राजस्थान में भी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिससे पशुपालकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृषि विश्वविद्यालय तो जगह जगह सरकार खोल भी रही है और भी खोलेगी। पशुपालन की यूनिवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा, इस उत्तरी पूर्वी राजस्थान के लिए सौगात को देने का काम करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी मंशा हमेशा रहती है। माननीय मोदी जी के जो सोच है, परिकल्पना है, वही माननीय भजन लाल जी उसको अप्लाई करते हैं। अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को हम समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्यधारा में कैसे जोड़ सकते हैं, वो हमारा प्रयास रहेगा। आपने बताया पिछली बार सुंदर जी के कार्यकाल में आपको डांग विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। अब इस बार मंत्रिपरिषद के राज्य मंत्री के रूप में तो दोनों की कार्यप्रणाली और कार्य क्षेत्र में क्या अंतर महसूस किया आपने? देखिए, उसमें एक सीमित क्षेत्र था, 8 जिले जिनमें मैं काम कर सकता था। अब पूरा राजस्थान है। एक बोर्ड के चेयरमैन के पास ही है कि वो लिमिटेशन में उसका काम कर सकता है। अब मैं पूरे राजस्थान के लोगों को लाभान्वित करने का काम करता हूँ। निश्चित रूप से अंतर तो है, लेकिन बोर्ड और निगम भी काम करने के लिए लोगों के उद्धार के लिए बहुत अच्छे साधन है, यानी कि प्लेटफार्म है। लेकिन सरकार में मंत्री रह करके किसी विभाग को संभालना ये बहुत बड़ी चुनौती भी है, और उसमें चुनौती को स्वीकार करके उसमें सुधार ला करके जनता के प्रति जवाबदेह बनाना ये मेरा उद्देश्य है। राजेश, अभी लोकसभा चुनाव में और उससे पहले विधानसभा चुनाव में ERCP का जो एक मसला चुनावी मुद्दा बनाया गया, पूर्ववर्ती सरकार ने विधानसभा में भी और लोकसभा में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नई सरकार ने आते ही ERCP पर काम किया और उसके साथ इसको नया रूप दिया, उसमें अब तक क्या क्या प्रगति हो चुकी है और क्या? बत्रा जी, आपको ये मालूम होगा कि आप तो बहुत बड़े UNI PTI तक के आप संवाददाता रहे हैं। पिछली सरकार ने राजनीतिक इशू बनाया, काम नहीं किया। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को, आभार व्यक्त करेंगे उनका कि वो आधुनिक भागीरथ बन करके हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने आने के 1.5 महीने में ERCP की योजना पर MOU कर दिया, उसकी DPR बन चुकी है और बहुत जल्दी काम शुरू होकर के इसी कार्यकाल में लोगों को पानी पहुंचाने का वो काम करेंगे। वो उनका सपना है, ये काम करने का तरीका है। पिछली सरकार तो जुमलेबाजी करती रही, ERCP लाएंगे, वहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। उन्होंने ज़मीनों तक के सौदे उस समय पिछली सरकार के दौरान कर दिए थे, लेकिन वो गलत था। हमारी सरकार ने पारदर्शिता से काम करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, अपराध मुक्त राजस्थान बनाएंगे और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का काम करेंगे। इसमें जो PKC जोड़ी है, संशोधित ERCP के साथ PKC में उस समय अटल जी के समय भी बात हुई थी 30 नदियों को जोड़ने की बात, इसमें राजस्थान की चंबल नदी और काली सेन इनको जोड़ने की थी, लेकिन उसमें काम करके कुछ हुआ नहीं। अब क्या लगता है कि सरकार इसको पूरा कर देगी इस कार्यकाल में? पूरा करेगी और 90% राशि भारत सरकार देगी। राजस्थान की सरकार का जो हिस्सा होगा वो करेंगे और सही समय पर इसको पूरा करके लोगों को लाभान्वित करेंगे। समस्या आ रही है कि भी आचार संहिता लोकसभा चुनाव की लगी हुई है, उसमें राजस्थान ने योजना पर अपनी DPR बना दी, लेकिन आपको जो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, वहाँ भी आपकी सरकार है, लेकिन वहाँ उन्होंने अभी तक ढिलाई काम चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खुद चल करके भजन लाल जी के पास आए, यही तो है। उन्होंने कहा कि भजन लाल जी चलिए, हम राजस्थान को पानी देंगे। तो मध्य प्रदेश की सरकार और हमारी सरकार दोनों तारतम्य आपस में तालमेल करके इसको समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में लेकर के पूरा करेंगे।
ऐसे यमुना जल समझौते की बात होती है, यमुना जल समझौता बहुत पुराना हुआ है, लेकिन अभी तक उसको राजस्थान को अपने हिस्से का पानी अभी तक नहीं मिल रहा। तो भरतपुर जिला भी शामिल है, उसमें भी आप शेखावाटी भी शामिल है। उसमें भी देख लिया होगा आपने कि खट्टर साहब के साथ बैठ करके शेखावाटी को जो हिस्सा आता है उसको देने का काम किया। और हमारे जो भरतपुर जिले में यमुना जल समझौते का पानी ले जितना हमारे पास संसाधन मौजूद है उसमें लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब पिछली जो नहर है जी जी, वो नहर में पानी की जो क्षमता है, आगरा फीडर, हाँ, उसमें आगरा फीडर में पानी कम, ये हमारी गुड़गामा कैनाल से ज़्यादा लोग लाभ, तो उसकी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार पूरा पानी हम ले रहे हैं जितना समझौता हमको है। लेकिन पानी की कई बार कमी होती है, कोई दूसरी चीज़ें होती हैं तो उसको देखना पड़ता है। भजन लाल जी की प्राथमिकता है कि हम सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए पानी की उपलब्धता कराने का पूरा प्रयास करके इन 5 सालों में राजस्थान की किल्लत को मिटाने का काम करें। झील के जल महलों में जो वनों तालाब में बड़े सागर है, इसमें पानी लाने की योजना बनी थी बहुत पहले, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी भी वो छलांग मारते हैं। अभी आप देखिए जुम्मे 8 दिन हमको हुए, कितने दिन, 2.5 महीने काम करने को मिला। आचार संहिता आ गई, 4 तारीख तक का इंतजार करके उसके बाद देखिए सारी योजनाओं पर सकारात्मक रूप से विचार करते हुए उनको पूरा किया जाए। गृह मंत्री हैं और जो पाकिस्तानी जो विस्थापित हैं उनको कैसे संबल देंगे, उसके लिए क्या योजना है आपकी? देखिए, पाकिस्तानी जो विस्थापित हैं उनको भारत सरकार ने नागरिकता देने के प्रावधान रखे हैं। उनको समय समय पर कैंप लगा करके उनकी नागरिकता के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक विंग है जो काम करती है उनको सुविधाएं देने का। जो यहाँ आकर के जो रह रहे हैं उन लोगों को हम नियमों के दायरे में उनको सस्टेन कैसे कर सकते हैं, वो सारा विचार विभाग में एक तैयारी के रूप में किया जा रहा है। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप राजस्थान की सरकार काम कर रही है। आखिर में जवाहर जी, आपका पुराना जिला रतूर और नया जिला डी हो गया, इन दोनों जिलों को मिलाकर के क्या इसके विकास के लिए आपके मन में क्या योजना है? क्या आप देखिए, एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस वे अभी जल्दी दोनों जिलों में निकलने वाला है। हरियाणा से निकलने वाला था? बिल्कुल, वो बड़ौदा मेव से निकलेगा। दूसरा हरियाणा वाला है, उसकी कनेक्टिविटी अलग से है। फतेहपुर सीकरी तक की बिल्कुल, आप भरतपुर जाएगा और भरतपुर से मथुरा और फतेहपुर सीकरी सारे कनेक्ट होंगे। भरतपुर और डीग जिले का सर्वांगीण विकास कैसे हो, संबंधित जिला कलेक्टरों को निर्देश दे दिए हैं। उनका प्लान तैयार हो रहा है। प्लान तैयार करके हम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे और उस प्लान को एग्जीक्यूट करके राजस्थान जैसे जैसे विकास करेगा उसी गति से भरतपुर और डीग जिले भी विकास करेंगे। राजस्थान में भरतपुर जिला, पुराना भरतपुर जिला शामिल मिला करके 22 राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। जयपुर में भी नहीं है, अजमेर का, उस हिसाब से क्या भरतपुर जिले को पुरातत्व जिला घोषित किया जा सकता है? हम सारी चीज़ों पर एग्जामिन कर रहे हैं और जो हमारे संरक्षित स्मारक हैं वो संरक्षित रहें। लोग उनको देख करके उनके जो जिन्होंने बनाया उनकी कला, स्थापत्य कला और सारी चीज़ों को देख करके अपने मन में ज्ञान वृद्धि का काम करें। ये सब चलता रहेगा और भारत सरकार और राजस्थान सरकार इस पर, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही हैं, उनके यहाँ की स्टेट आर्कोलॉजी भी है और सेंट्रल आर्कोलॉजी है, दोनों मिलकर के उसमें अच्छा क्या हो सकता है ये करेंगे। लोकसभा चुनाव मतगणना 4 जून को हो रही है। राजस्थान में पिछले 2 चुनावों में बीजेपी को 25 की 25 सीटें मिली है। इस बार क्या अनुमान लगा रहे हैं? अब की बार 400 पार और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। आपने बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गोपालन के लिए